Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about the operating system components for the process management, memory management, secondary storage management, IO system management, file management, protection systems, networking and command line interpreter. अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस मैनेजमेंट। लाइक एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो रही है, प्रोसेस की टर्मिनेशन तक ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल मैनेजमेंट ऑफ ए प्रोसेस। इन द सेम वे मेन मेमोरी मैनेजमेंट भी जिम्मेदारी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देख रहा है कि जो मेन मेमोरी है उसमें करंटली कितने प्रोसेसेस मौजूद हैं और इस वक्त करंटली किस प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा और कब कितने टाइम के लिए उसको जो है वो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और उसको कब जो है वो रेडी क्यू में दोबारा डाला जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल कि एक प्रोसेस को कितनी मेमोरी किसी जगह पर मिली है, कहाँ मेमोरी मिली है और कब वो एलोकेट और कब उसको डी एलोकेट किया जाएगा। इसी तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा है या हार्ड डिस्क के ऊपर जो फ्री स्पेस है, इसको हम मैंने ये सारी चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं, इनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कि करंटली इस वक्त कितने इनपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद हैं, कितनी आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो अटैच हैं और जो हमारे प्रोसेसेस हैं जब उनको आईओ परफॉर्म करनी होती है, तो पर्टिकुलरली एक प्रोसेस को जब आईओ परफॉर्म करनी है, तो हमारे सिस्टम में जितनी भी आईओ परफॉर्म हो रही होती हैं, पर्टिकुलरली जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको आईओ परफॉर्म करनी होती है। तो एक प्रोसेस को कब आईओ परफॉर्म करनी है तो उसका डिसीजन भी ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं। इस तरीके जो फाइल मैनेजमेंट है ये आल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। फाइल्स की क्रिएशन है, फाइल की डिलीशन है, रीडिंग फ्रॉम द फाइल, राइटिंग टू द फाइल, तो ये सारी मैनेजमेंट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे सिस्टम को बड़े एक प्रोटेक्टेड मोड में हम यूज़ करते हैं और इसके बारे में हम थोड़ी सी पहले बात कर चुके हैं कि जब भी कोई प्रोटेक्शन इश्यूज होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके जो है इनके कंपोनेंट्स जो हैं वो अपना रोल अदा करते हैं। लाइक कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि यूज़र ने एग्जीक्यूट नहीं करनी, उसके लिए मोड चेंज किया जाता है यूज़र से कर्नल एंड कर्नल से अगेन यूज़र मोड। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट जो हैं वो नेटवर्किंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक कोई इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं आपस में और नेटवर्किंग से डेटा आता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि नेटवर्किंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट है जो कि हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि डॉस है, तो डॉस में हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट किस्म की कमांड्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज फॉर यूज़र एंड द यूज़र प्रोग्राम्स और दूसरी तरह की सर्विसेज होती हैं फॉर द सिस्टम सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विसेज फॉर द यूज़र प्रोग्राम्स। तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल प्रोग्राम। कि एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ, उसके बाद उसको सीपीयू मिला, देन उसकी टर्मिनेशन तक कंप्लीट एग्जीक्यूशन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सेकंड पे हम बात करते हैं आईओ ऑपरेशंस। अच्छा, जो भी आईओस परफॉर्म करनी होती हैं फॉर द यूजर प्रोसेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक कोई भी सर्विस, कोई यूजर प्रोसेस ने कोई सर्विस लेनी है, लाइक कोई आईओ बस परफॉर्म करनी है आफ्टर द सीपीयू बस, तो उसकी सर्विसेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम
प्रोवाइड करता है। File system manipulation. If a user wants to create a file or a folder or want to delete a file or a folder, operating system provides services. अच्छा, इसमें कोई भी फोल्डर का क्रिएट करना, किसी फाइल का क्रिएट करना, किसी फाइल को डिलीट करना, इसकी सर्विसेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आपने को फोल्डर क्रिएट करना है, आप राइट क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर आपने को फाइल क्रिएट करनी है तो राइट क्लिक करके आप कोई वर्ड की, एक्सेल की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपने उस फाइल में कुछ लिखना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इवन कि आपने किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। हमारे जितने भी कंकरेंट प्रोसेसेस होते हैं, कंकरेंट प्रोसेसेस से मुराद ये है कि ऐसे प्रोसेसेस जो कि एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। तो जब प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ मेमोरी भी शेयर कर सकते हैं, कोई डेटा भी शेयर कर सकते हैं या कोई इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर द प्रोसेस फॉर द कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके लिए लिनक्स है या यूनिक्स है, ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनमें पाइप्स एक सर्विस है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए फाइफो एक सर्विस है, सॉकेट है, मैसेज क्यू है। ये सर्विसेज हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। तो डेफिनेटली जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो एवरी टाइम सक्सेसफुली हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एरर्स भी आते हैं और उनकी डिटेक्शन और उनकी हैंडलिंग होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि अगर कोई प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो क्यों नहीं हो पाया, उसकी वजह क्या थी, कोई एरर कोड जो है वो यूजर्स के लिए जनरेट होते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज फॉर सिस्टम ऑपरेशन, कि सिस्टम ऑपरेशन के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इनकी कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इससे पहले जो हमने सर्विसेज देखी हैं वो यूजर प्रोसेस के लिए सर्विसेज हमने देखी हैं। तो सिस्टम के हवाले से जो सर्विसेज हैं, नंबर वन पे हम देखते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज हैं लाइक सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, इसकी मैनेजमेंट जो है ये जिम्मेदारी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक अगर हम बात करते हैं कि मेमोरी है, मेमोरी किसी भी प्रोसेस के लिए मेमोरी एलोकेट होनी है, डी एलोकेट होनी है, किसी भी प्रोसेस को सीपीयू मिल रहा है एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सारी रिसोर्सेज जो हैं ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके बाद है अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाइक यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, कि एक रिसोर्स है वो कितने टाइम के लिए जो है वो यूज हो चुका है, लाइक सीपीयू एक प्रोसेस के लिए कितना यूज हो चुका है। अच्छा, मजीद कितना प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद किसी भी डिस्क पे कितनी स्पेस अवेलेबल है। इसके अलावा प्रोसेसेस टर्मिनेट कब होंगी। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर नोन एज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देन द प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज या प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ पर हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा लेयर देख लेते हैं कि टॉप टू बॉटम हमारी लेयर क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास यूजर्स हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन या टॉप ऑफ द लेयर जो है वो सिस्टम के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, यूजर के बाद हमारे पास कोई एप्लीकेशंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की दो लेयर्स होती हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआईज होती हैं या एयूआईज होती हैं, जिसको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस कहते हैं या एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस कहते हैं।
देन इसकी जो नीचे लेयर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल बेसिकली रिजाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल वो कोर एरिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो एक्चुअली काम जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है वो इटसेल्फ कर्नल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। एंड कर्नल इज वेरी क्लोज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे कंप्यूटर हार्डवेयर मौजूद होता है। और इसमें हमने एक बात लिखी हुई है, रियल वर्क इज डन इन द कर्नल। एक्चुअली जितनी भी प्रोसेसिंग है वो बेसिकली कर्नल परफॉर्म कर रहा है। एंट्री पॉइंट इनटू कर्नल। अच्छा, कर्नल कोड जो है ये कब कब एग्जीक्यूट हो सकता है, यानी कि कब कब कंट्रोल हमारा कर्नल में जाता है। अच्छा, हमने अभी कुछ प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, एक दो स्लाइड्स में हमने कहा था जब कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब वो एग्जीक्यूट होनी होती है, देन मोड चेंज होता है। तो यूजर से हम कर्नल मोड में जाते हैं। तो बेसिकली कर्नल में एंट्री पॉइंट्स हैं, या जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि होल्स हैं, ये 4 होल्स हैं। यानी कि इन 4 होल्स को यूज करते हुए हमारी एंट्री जो है वो कर्नल में हो सकती है। नंबर 1 इज सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल के बारे में भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सिस्टम कॉल इज अ वे टू चेंज द मोड फ्रॉम यूजर टू कर्नल एंड यूजर कर्नल टू यूजर अगेन। अच्छा, जब कोई सिग्नल इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हमें सिग्नल्स के बारे में कहा था कि जब कोई सिग्नल किसी प्रोसेस को दिया जाता है तो 3 तरह की एक्टिविटीज जो है वो एग्जीक्यूट होनी होती हैं। अच्छा, उसमें से एक हमने कहा था कि सिग्नल या तो इग्नोर हो जाता है या कोई डिफॉल्ट एक्शन परफॉर्म करना होता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, जब कोई डिफॉल्ट एक्शन परफॉर्म होना होता है तो देन जो है हमारा जो है वो कर्नल कोड एग्जीक्यूट होता है, मोड चेंज होता है, और हम कर्नल की एंट्री के जरिए से या कर्नल कोड की मदद से उस सिग्नल्स को जो है वो ऑपरेट करते हैं। इसी तरीके से जब कोई इंटरप्ट कॉल आती है तो अगेन कर्नल कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ए पीस ऑफ कोड इनसाइड द कर्नल इज एग्जीक्यूटेड, दिस इज नोन एज द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो देन अगेन एंट्री जो है वो हमारे पास जो है वो कर्नल में होती है। इस तरीके से जब कोई ट्रैप इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है, देन अगेन एंट्री जो है वो कर्नल के अंदर होती है, कि अगेन एक पीस ऑफ कोड जनरेट होता है या एग्जीक्यूट होता है इनसाइड द कर्नल, दिस इज नोन एज द ट्रैप सर्विस रूटीन। तो ये 4 डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स हैं कर्नल में, यानी कि इन 4 में से कोई भी रीजंस हो तो हम कर्नल में एंट्री कर सकते हैं। तो ये 4 एंट्री पॉइंट्स हैं कर्नल के हवाले से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, बाकियों की डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज ट्रैप, व्हाट इज सिग्नल्स एंड व्हाट इज इंटरप्ट। अच्छा, सिस्टम कॉल क्या चीज़ है? अच्छा, सिस्टम कॉल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ वे टू चेंज द मोड फ्रॉम यूजर टू कर्नल। अच्छा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जब भी कोई एक्टिविटीज या कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो बहुत सीरियस इश्यूज जो हैं वो अराइज हो सकते हैं। मींस के अगर कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस है, हम नहीं चाहते वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो है वो यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो। वी वांट टू एग्जीक्यूट द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इन द कर्नल मोड। अच्छा, उसके लिए फिर किया क्या जाता है? कर्नल मोड में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए मोड चेंज किया जाता है यूजर से कर्नल। अच्छा, उसके लिए फिर हम एक सिस्टम कॉल यूज करते हैं। सिस्टम कॉल की एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है वो हम जरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन चंद एग्जांपल देख लेते हैं कि वो प्रोटेक्शंस क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, कि एक यूजर ने कोई फाइल रीड करनी है तो वो फाइल रीड यूजर मोड में नहीं होगी। सबसे पहले क्या होगा, एक सिस्टम कॉल की जाएगी, मोड चेंज किया जाएगा। अच्छा, कर्नल के अंदर एक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि उस सर्विस की रिक्वेस्ट को एकम्प्लिश करेगा, और वो सर्विस क्या है, रीडिंग फ्रॉम द फाइल। इस तरीके से कोई फाइल रीड करनी है, कोई फाइल में डेटा राइट करना है, कोई फाइल को डिलीट करना है, all these instructions are privileged instructions and that are not allowed to execute in the user mode। तो उसके लिए फिर किया क्या जाता है कि सिस्टम कॉल की मदद से मोड चेंज किया जाता है, कर्नल के अंदर पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। उस उस सिस्टम कॉल के हवाले से जो कर्नल कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसमें जो भी पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उस प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के हवाले से उनको सर्विस किया जाता है इनसाइड द कर्नल। तो इस तरीके से सिस्टम कॉल को यूज करते हुए मोड को चेंज करके यूजर से कर्नल और प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स कौन कौन सी हैं। इसमें हम बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोल की, फाइल मैनेजमेंट की, डिवाइस मैनेजमेंट की, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की एंड कम्युनिकेशंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल है,
उसमें हम क्या कहते हैं, लाइक एक प्रोसेस की क्रिएशन, एक प्रोसेस की टर्मिनेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, creating childs, waiting for the parent, all these are the type of system calls। कि जैसे कोई प्रोसेस क्रिएट करना है उसके लिए सिस्टम कॉल जनरेट होगी, मोड चेंज होगा, किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है या कोई इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसी के सेकंड पॉइंट है फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में हम कहते हैं किसी फाइल को क्रिएट करना, किसी फाइल को ओपन करना, किसी फाइल को में से डेटा को रीड करना, किसी फाइल में से डेटा को राइट करना, किसी फोल्डर या डायरेक्टरीज को क्रिएट करना। ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एंड दैट आर नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट इन द यूजर मोड। तो फाइल मैनेजमेंट के लिए भी सिस्टम कॉल जो है वो एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, इसी तरीके से डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल क्या करती है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो डिवाइसेस हैं लाइक कीबोर्ड्स हैं, अगर कोई डेटा कीबोर्ड से रीड करना है या कोई इंस्ट्रक्शन मॉनिटर पे राइट करनी है तो उसके लिए भी सिस्टम कॉल जो है वो जनरेट होती है। अच्छा, इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है उसके लिए भी सिस्टम्स कॉल होती हैं। लाइक एक हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो डिस्क ड्राइव है या डिस्क है उसमें कितनी स्पेस यूटिलाइज हो चुकी है या कितनी स्पेस इस वक्त बाकी है या एक प्रोसेस कितना यूज हो चुका है या एक प्रोसेस की कितनी एग्जीक्यूशन हो चुकी है या उसने कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए हुए हैं। तो इन तमाम एक्टिविटीज के लिए सिस्टम कॉल जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जितनी भी प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है तो उसके लिए भी सिस्टम कॉल जो है वो यूज होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिस्टम कॉल की एग्जीक्यूशन किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो सिस्टम कॉल की एग्जीक्यूशन के हवाले से हम सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं कि इस डायग्राम में हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक लाइब्रेरी कॉल होती है। यानी कि सर्विस से मुराद है कि कोई फाइल डेटा कोई फाइल से डेटा रीड करना है तो लाइब्रेरी कॉल की जाती है। अच्छा, लाइब्रेरी कॉल में जो ये लाइब्रेरी रूटीन होती है उसमें अप्रोप्रिएट पैरामीटर जो है वो उसके सो लाइब्रेरी कॉल में जो लाइब्रेरी रूटीन है वो अप्रोप्रिएट पैरामीटर जो है वो वेल नोन प्लेस यानी कि रजिस्टर्स पे रखती है, यानी कि कॉल नंबर क्या है उसका। अच्छा, कॉल नंबर जो है वो पास किया जाता है कर्नल को। अच्छा, ये बताया जाता है ये कॉल जो है ये सिस्टम कॉल जो है वो किसके लिए जनरेट हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल यहाँ पर ले लेते हैं कि यूजर ने कोई डेटा रीड करना था किसी फाइल से। अब वो यूजर मोड एग्जीक्यूट हो रहा है, अब यूजर को अलाउ नहीं है कि वो यूजर मोड में ये प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पर लाइब्रेरी कॉल की मदद से सिस्टम कॉल की जाएगी, एक ट्रैप इंस्ट्रक्शन जनरेट होगी कि मींस के कोई इलीगल ऑपरेशन यूजर मोड में एग्जीक्यूट होने जा रहा है। यानी कि यूजर मोड में हम अलाउ नहीं कर सकते किसी फाइल को रीड या राइट या कोई चेंज करना। तो ट्रैप इंस्ट्रक्शन जनरेट होगी, यहाँ पर मोड चेंज होगा, यूजर से कर्नल मोड में हम जाएंगे और यहाँ पर कर्नल कोड एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, कर्नल कोड में वो जो कॉल जिस मकसद के लिए सिस्टम कॉल आई है तो यहाँ पर वो डिस्पैच टेबल में जो उसकी एंट्री है वो यहाँ पर इंडेक्स की जाएगी। उसके बाद उसका सर्विस कोड एग्जीक्यूट होगा। सर्विस कोड का मतलब है जिस मकसद के लिए वो सिस्टम कॉल जो आई है उसको सर्विस किया जाएगा। अच्छा, जैसे ही वो सिस्टम कॉल सर्विस कर देगी उस एक्टिविटी को जिस मकसद के लिए सिस्टम कॉल आई है, अगेन यहाँ से ट्रैप जनरेट होकर मॉड चेंज होगा और अगेन कर्नल से यूजर मोड में जाकर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से सिस्टम कॉल जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। अच्छा, फर्दर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है सिंपल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं सिंपल स्ट्रक्चर मीन नो स्ट्रक्चर, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। एंड द डॉस इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज हम बात करेंगे लेयर्ड अप्रोच की, एंड थर्ड वन इज माइक्रो कर्नल एंड फोर्थ वन इज वर्चुअल मेमोरी। अच्छा, सिंपल स्ट्रक्चर जैसे हमने कहा कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें पर्टिकुलरली क्या हो रहा है सिंपल स्ट्रक्चर में कि हमारी जो एप्लीकेशन या यूजर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो रेजिडेंट एरिया है सिस्टम प्रोग्राम्स का, और वो सिस्टम प्रोग्राम बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम।
अच्छा, उसके बाद जो है वो एमएस डॉस के डिवाइस ड्राइवर। अच्छा, ये एमएस डॉस क्या है? ये बेसिकली हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसकी वो डिवाइस ड्राइवर जो डायरेक्टली बायोस या आपके हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, वो डिवाइस ड्राइवर जो है वो एमएस डॉस के इस लेयर पे मौजूद होते हैं। और नीचे जो है वो हमारा हार्डवेयर या बायोस लेवल जो है इस सिंपल स्ट्रक्चर में होता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। यूनिक्स कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पार्ट्स, द कर्नल एंड द सिस्टम प्रोग्राम। एवरीथिंग बिलो द सिस्टम कॉल इंटरफेस एंड अबव द फिजिकल हार्डवेयर इज द कर्नल। यानी कि जो हमारे पास हार्डवेयर के ऊपर जो लेयर है उसको हम कर्नल लेयर कहते हैं। अच्छा, देन जरा अभी हम यूनिक्स का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि यूनिक्स बेसिकली किस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ ज़रा देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर अपर लेयर पे मौजूद है यूज़र। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक कमांड इंटरफेस है जिसको हम शेल कहते हैं। और यहाँ से हमारी जो सिस्टम लाइब्रेरी जो है या इंटरप्रेटर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिस्टम कॉल इंटरफेस है जो कि एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है और मोड चेंज करता है यूजर मोड से कर्नल मोड। यानी कि यहाँ पर कोई यूजर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है, यूजर जो है वो यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अच्छा, जैसे ही कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है तो यहाँ से कर्नल कोड एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं? ये सारी की सारी जो है वो बहुत सारी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है। यानी कि सिग्नल्स, टर्मिनेशन, handling, character IO system, terminal devices, file system, swapping block, IO system, disk and tape drives। यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी जो हैं ये कर्नल कोड में एग्जीक्यूट होनी होती हैं। ये सारी की सारी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक सीपीयू स्केड्यूलिंग है, पेज रिप्लेसमेंट है, डिमांड पेजिंग है, वर्चुअल मेमोरी है। ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। जब यूजर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस है, तो यहाँ पर यूनिक्स सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम कॉल होती है और प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो है वो कर्नल कोड में एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, यहाँ पर जो नजर आ रहा है आपको इंटरफेस, ये कर्नल का इंटरफेस है फॉर द हार्डवेयर। ठीक है, ये वो कर्नल एरिया है जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और जिसमें सारी की सारी आपकी टेप ड्राइव्स, मेमोरी है या सीपीयू है, ये सारी की सारी इसके अंदर ये ड्राइव्स आ जाती हैं। तो ये हमने एक यूनिक्स का एक इंटरफेस देखा जिसमें हमने इन डिटेल देखा कि किस तरीके से यूनिक्स सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, सेकंड पे हम बात करेंगे लेयर्ड अप्रोच क्या चीज़ है। तो लेयर्ड अप्रोच हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ब्रोकन डाउन इनटू द नंबर ऑफ लेयर्स। द बॉटम लेयर इज ए हार्डवेयर एंड द टॉप मोस्ट लेयर इज एन लेयर। अच्छा, इसमें होता क्या है कि एवरी लेयर जो है वो अपर लेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर कोई एन लेयर है तो एन माइनस वन लेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टिपिकल लेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस डेटा स्ट्रक्चर एंड द सेट ऑफ रूटीन्स टू सर्विस द अबव लेयर। तो अबव लेयर के लिए जो भी सर्विसेज होती हैं वो उसके अंदर एनकोड की जाती हैं, लिखी जाती हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है लेयर्ड अप्रोच को यूज करने के हवाले से? सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉड्युलैरिटी, कि इसमें जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये ब्रोक डाउन होता है डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पीसीस में इसको ब्रोक डाउन किया जाता है। यानी कि कोड जो है वो एज ए होल एक कंप्लीट कोड नहीं लिखा जाता, मॉड्यूल्स बनाकर यानी कि लेयर्ड के मॉड्यूल बनाकर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब हम मॉड्युलैरिटी अप्रोच यूज कर रहे होते हैं तो इसमें जो टेस्टिंग करना या डीबगिंग करना या एरर डिटेक्शन करना ये बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, ये इसके कुछ बेनिफिट्स हमने बात कर लिया। और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लेयर्ड अप्रोच प्रोवाइड की, ये डाइजेस्ट्रा ने प्रोवाइड की। डाइजेस्ट्रा एक साइंटिस्ट था, उसने अर्ली 1970s में ये लेड अप्रोच ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोवाइड की। अच्छा, इसके लिए आईबीएम का भी ओएस 2 जो है जो अर्ली 1970s में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसने भी ये लेयर्ड अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाया था अर्ली। अच्छा, जो माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर जो है ये बड़ा एक स्मॉलर किस्म का एक कर्नल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसका नाम माइक्रो कर्नल इसलिए क्योंकि इसमें कर्नल पार्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दिया जाता है, उसका पीस ऑफ कोड जो है वो बहुत कम कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका कर्नल बहुत लाइट वेट हो जाता है
और दूसरा जो है इसमें हम कह सकते हैं कि इसको मेंटेन करना बड़ा इजी हो जाता है। अगर कोई एक्सटेंड करना हो तो हम बड़ा इजीली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर को। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें कोई सर्विसेज कोई ऐड करनी हो तो बड़ा इजीली इनको ऐड किया जा सकता है। अच्छा, इसकी पोर्टेबिलिटी बड़ी आसान हो जाती है कि डेफिनेटली लाइक लाइट वेट है, इसको इजीली हम एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द लिटिल अपडेशन, कि उसमें हम उस हार्डवेयर के मुताबिक कोई अपडेशन करते हैं और उस पे भी माइक्रो कर्नल की सर्विसेज जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते, कोई रिलायबिलिटी के इश्यूज किसी किस्म के नहीं होते। अच्छा, इसमें ये जो एग्जांपल्स है माइक्रो कर्नल की, ये मैक ओएस जो है ये किसकी एग्जांपल है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैक्रो कर्नल प्रोवाइड किया। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी फर्दर एग्जांपल में क्यूएनएक्स है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका माइक्रो कर्नल है। ओएस 2 का एक माइक्रो कर्नल है। इस तरीके से विंडोज एनटी का जो है एक माइक्रो कर्नल है। अच्छा, इसी तरीके से हम एक विंडोज एनटी क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका जो माइक्रो कर्नल्स हैं और इसके ऊपर जो एप्लीकेशन जो हैं वो Win32 एप्लीकेशंस रन हो सकती हैं या रन हो रही हैं। इस पे Win32 सर्वर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। OS2 की एप्लीकेशंस इसके ऊपर माइक्रो कर्नल के ऊपर रन हो रही हैं। इस तरीके से ये आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। जो एप्लीकेशंस हैं वो OS सर्वर के साथ जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रही है थ्रू कर्नल। यानी कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो थ्रू कर्नल जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। कि सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशंस के लिए या एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसी सर्वर को, तो उसके लिए जो माइक्रो कर्नल जो है ये इसका इंटरफेस यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अच्छा, एक और जो है हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज द वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें किया यह जाता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर बना दी जाती है जिसको हम वर्चुअल मशीन लेयर कहते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, उस पे कोई आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम एक लेयर बिछा देते हैं जिसको हम एक मशीन कह सकते हैं, एक वर्चुअल मशीन कह सकते हैं। अच्छा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप ऑफ द लेयर जो वर्चुअल मशीन की लेयर होती है उसके ऊपर हम डिफरेंट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक विंडो का एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। अब मुझे कोई यूनिक्स या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैं डिस्टर्ब ना करूँ, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब ना करूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर जो है वर्चुअल मशीन की लेयर में है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। उस लेयर पे रहकर आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है या ये बताया जाता है कि बेसिकली ये एक हार्डवेयर लेवल है। उस हार्डवेयर लेवल पे रहकर हम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसको फर्दर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। CPU scheduling and the virtual memory technique used to emulate the hardware, the underlying machine on which the user can install an operating system that the virtual machine support। यानी कि जो virtual machine support करती है वो हम operating system उसके ऊपर install कर सकते हैं। On the time sharing system with the virtual machine support, user may be working on the different operating system। कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल या ऐसे दिखा देता हूँ कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये हमारा एक हार्डवेयर है, ठीक है। इस हार्डवेयर के ऊपर हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। ये हमारे पास कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई विंडो 98 है या एक्सपी है या विंडो 10 है। ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये एक वीएम की लेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन की लेयर जो है इसके ऊपर जो है वो इंस्टॉल होगी। इसका फायदा ये होगा, इसकी लेयर के ऊपर रहकर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल एक यूजर है वो लिनक्स को यूज करना चाह रहा है, वो यहाँ पर लिनक्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरा यूजर जो है वो यूनिक्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। तीसरा जो है वो मे बी कि विंडोज के किसी और वर्जन को यूज करना चाह रहे हो, तो वो इस वर्चुअल मशीन की लेयर के ऊपर रहकर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज या यूटिलाइज कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले जो आईबीएम ने वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर डिजाइन किया था,
और बेसिकली ये सिंगल यूजर इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम था। और उसका बेसिकली फिर फायदा ये हुआ कि बाय यूजिंग द वर्चुअल मशीन मल्टीपल यूजर्स को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस दे दी गई, और ये कहा गया कि वो इस वर्चुअल मशीन की लेयर पर रहकर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज जो है उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर कोई अच्छी बातें हैं तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। नंबर वन इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, यानी कि वर्चुअल मशीन को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, सिस्टम डेवलपमेंट डन विदाउट डिस्टरप्टिंग द नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन। अच्छा, जितनी भी हम इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये किसमें अच्छी चीज है कि हमारा अंडरलाइंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वही रहेगा। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल एक और जो बड़ी इसमें इंटरेक्टिव चीज है कि अगर वर्चुअल मशीन की लेयर के ऊपर अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उस पे कोई भी एक्टिविटी जो आपने वर्चुअल मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट की है, अगर आप उसको सस्पेंड कर भी देते हैं तो दोबारा जब आप उसको रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगी, जबकि अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जैसे आप कंप्यूटर बंद करते हैं वो सारी इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती हैं, जाया हो जाती हैं, और जब दोबारा कंप्यूटर को बूट किया जाता है तो वो नए सिरे से हर इंस्ट्रक्शंस को लोड करता है। लेकिन जो वर्चुअल मशीन के लेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा होता है, जब उसको हम रीस्टार्ट या बंद कर देंगे उसमें जो भी एप्लीकेशंस हैं वो उसी स्टेट में सेव रहती हैं, और उसको दोबारा वहीं से एग्जीक्यूट किया जा सकता है जहां पे आपने इनको स्टॉप किया होता है। तो यहाँ तक आज हमने बात की है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स तक।